चलिए, कल हमने मैरिज को ऐसे कैसे टाइम करना उस पर बात की थी, ठीक है। अब जो लोग नहीं आए वो उनका वो मिस कर गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैरिज उसी तरीके से टाइम करना है। अभी देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं करियर को लेकर। करियर में चेंज आ रहा है, करियर में ब्रेक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का, ठीक है। अच्छा चल रहा होता है तो कोई नहीं आएगा आपके पास। अच्छे में किसी को चिंता नहीं होती कि आपके पास पूछेंगे। लोग आएंगे तभी जब प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज रोज ही बताते रहते हैं रूटीन हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, कितने परसेंट लोग कराते हैं। जब तक बीमारी आ नहीं जाती तो फिर तो ऐसे ही समझ जाइए कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अच्छे समय पे कोई नहीं आएगा। तो करियर में आप देखेंगे हमेशा दो तीन क्वेश्चन सबसे कॉमन होते हैं, वो भी आज के टाइम। भाई आज के टाइम गवर्नमेंट जॉब इतनी रही नहीं, सब कॉर्पोरेट की जॉब है, उसमें जो है स्विच करना है, करियर में चेंज है, करियर में ब्रेक आ रहा है, ये सब बहुत कॉमन है, ठीक। तो उसको कैसे टाइम करेंगे, ये आपको देखना है। करियर में ब्रेक और चेंज आने के लिए दो तरीके से आप देखिए। एक होता है कि शॉर्ट टर्म ब्रेक आया, चेंज आया। चेंज होता है कि भाई आपका करियर चल रहा है, आपने स्विच कर लिया, या आपकी जॉब गई दूसरी मिल गई, वो भी एक तरह का चेंज है। एक आता है कि लॉन्ग टर्म ब्रेक आ रहा है, ठीक है, चला गया, मिला ही नहीं काफी टाइम। एक होता है कि बार बार जो है ब्रेक आ रहे हैं आपकी लाइफ। 6 महीने काम करते हैं, 3 महीने जॉब नहीं रहती, 1 साल काम करते हैं, 6 महीने जॉब नहीं, इस तरीके से कंटिन्यू ब्रेक आ रहा है। तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखिए। देखिए, जो बीच बीच में स्विच करना है ये सब है, वो तो टोटली टाइमिंग पे डिपेंडेंट है। उसको ऐसा कुछ नहीं कि सब आपके चार्ट में योग होंगे, भाई चेंज लाइफ में हर एक चीज में आता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में चाहे करियर हो, हेल्थ हो, हर पार्ट में चेंज आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इशू सबके चलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी के चार्ट में बार बार करियर में ब्रेक आ रहा है तो वो योग होंगे तभी ब्रेक हो। उसके लिए कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे, और तब आप उसको टाइम करेंगे। भाई लोगों की लाइफ में 4 5 6 बार 10 बार ब्रेक आ जाते हैं करियर। तो जो बार बार ब्रेक आ रहे हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, क्यों आ रहा है ऐसा चेंज, या उनकी लाइफ में क्या ऐसे कॉम्बिनेशन। तब आप उसको टाइम करेंगे कि हाँ इस वजह से आ रहा है, इसलिए जो है बार बार ब्रेक हो रहा है। बाकी अदरवाइज नॉर्मल चेंज जब जब दशा या ट्रांजिट चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। भाई आज के टाइम बहुत कॉमन है, लोग जॉब स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, ये सब कॉमन है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, जब तक कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक ना आए। तो अगर आप बहुत बड़े ब्रेक और कोई भी बड़ा इवेंट होगा बिना दशा या ट्रांजिट के नहीं हो सकता। पहले आपको योग देखेंगे, दशाएं देखेंगे, तब होगा, ठीक है। नॉर्मल चेंज आप देखेंगे जब ट्रांजिट एक्टिव होगा और दशाएं भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, वो तब भी हो जाता है, ठीक। और उसके लिए पहले आपको बेसिक पता होने चाहिए कौन से हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट कर। और हाउस रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप लगन से 12 हाउस देख रहे हैं बस हो गया। आपको हर एक हाउस को रोटेट करके देखना आना चाहिए। जैसे 7th हाउस मैरिज का है, ठीक है। 9th हाउस बताता है मैरिज का प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब ये है कि आप कमिटमेंट करेंगे रिलेशनशिप में तो किस तरीके से करेंगे, लंबा कमिटमेंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो सब 9th हाउस बता। इसलिए 9th हाउस आपके धर्म का, तो ये भी एक धर्म है, या मोरल वैल्यूज का, ठीक। इसी तरीके से 3rd हाउस जो होता है वो बताता है आपके पार्टनर का कमिटमेंट, वो कमिटमेंट करना चाहता है कि नहीं, या कमिटमेंट में को लेके उसका क्या एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि 7th हाउस आपके स्पाउस का हुआ, 3rd हाउस 7 से 9। तो इसीलिए आप देखिए 3rd हाउस और 9th हाउस एक दूसरे के आमने सामने हैं। भाई दोनों का कमिटमेंट होगा तभी सही से चल पाएगा ना, एक आदमी से तो होने वाला नहीं। अब देखने वाली बात है कि 9th हाउस क्यों कमिटमेंट का लिया। बेसिकली कमिटमेंट का हाउस होता है 12th हाउस, ठीक है। आपका जो 12th हाउस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है मैरिज के लिए, जब वो एक्टिव होगा तभी इंगेजमेंट होगा, मैरिज होगा, बिना उसके नहीं होगा। और 10th हाउस होता है हमारे कर्मों का। 10th हाउस हमारा करियर होता है ओवरऑल। तो हर हाउस से 10th हाउस उसके एक्शन और कर्मों को दिखाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, चलिए, ये देखिए, लिब्रा लगन का चार्ट है, ठीक है। 12th हाउस में वर्गो आ गया, तो वर्गो जहां पे है 12th हाउस में आपका कमिटमेंट दिखा रहा है,
चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, भक्ति को लेकर है, मेडिटेशन करे, कुछ भी करे। ठीक है। 10th हाउस में केतु बैठा, 10th हाउस आपके कर्मों का है, केवल करियर नहीं, ओवरऑल आपके लाइफ के कर्म है जो वो सब 10th हाउस। तो हर हाउस से 10th हाउस उसके कर्म हो गए। तो जब आप 12th हाउस से काउंट करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 12 से अगर 10 काउंट करेंगे तो आएगा 9th हाउस, जहां पे जेमिनाई लिखा हुआ है चार्ट। तो जो कमिटमेंट करते हैं उसको लेके क्या एक्शन ले रहे हैं, किस तरीके के आप कर्म करेंगे, वो 9th हाउस बता रहा है। इसीलिए 9th हाउस बताता है कि मैरिज या रिलेशनशिप में किस तरीके का कमिटमेंट आप करेंगे, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, सारी चीजें। ठीक। आप देखिए, 12th हाउस आपके कमिटमेंट का हो गया, 7th हाउस आपके स्पाउस का हो गया। ठीक है। तो स्पाउस का कमिटमेंट आप 6th हाउस से देखेंगे, 6th हाउस 7 से 12। भाई आपका कमिटमेंट आपका 12th हाउस हो गया, तो वहां स्पाउस के लिए स्पाउस का हाउस 7th हाउस हो गया। तो वहां से 12th हाउस काउंट करेंगे तो 6th हाउस आ जाएगा। तो 6th हाउस बता रहा है स्पाउस का कमिटमेंट। तो आप समझते हैं कि 6th हाउस डाइवोर्स का है, नहीं 6th हाउस इतना भी खराब नहीं, 6th हाउस अच्छा होना चाहिए। जब वाकई 6th हाउस खराब होगा तभी डाइवोर्स होगा। तो स्पाउस का कमिटमेंट आप 6th हाउस से देखते हैं। आप वहां से 10 काउंट कर लीजिए भाई, उसके भी एक्शन, तो वहां से 10 जब काउंट करेंगे तो 3rd हाउस आएगा। तो 3rd हाउस बता रहा है वो किस तरीके का एक्शन या इनिशिएटिव लेगा अपने कमिटमेंट को लेके या रिलेशनशिप को सस्टेन करना है। इसीलिए आप देखिए 3rd हाउस ट्रेवल का होता है ना, यात्रा हो गई। यात्रा केवल ऐसा थोड़ी होता है फिजिकल की 100 किलोमीटर चलेगी। 3rd हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आप मेंटली भी ट्रेवल कर सकते हैं, बैठे यहाँ है दिमाग कहीं और, वो भी ट्रेवल है। ठीक है। 3rd हाउस इन जनरल आपकी यात्राओं का, यात्राओं का मतलब है कि आपका रिलेशनशिप कैसा चलेगा, भाई कितने दिन आप एक दूसरे के साथ चल पाएंगे, वो भी एक तरह का ट्रेवल है ना, जर्नी। तो एस्ट्रोलॉजी में हर हाउस के बहुत डीपर मीनिंग है, ऐसा नहीं 3rd हाउस यात्रा का है, उसमें भी पूछ लिया गया तो कौन सी यात्रा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेवल कैसे डिफाइन करेंगे, 100 किलोमीटर है कि 50 है कि 20 किलोमीटर। तो यात्राओं के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो वो भी 3rd हाउस है। तो इस तरीके से आप हाउस को रोटेट करना सीखिए। ठीक है। तभी आप टाइमिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बार बार प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं कि लगन से 12 हाउस देख लिए बस हो गया। ठीक। अब आ जाते हैं करियर के ऊपर। ठीक। करियर में क्या करना है, 10th हाउस आपके ओवरऑल करियर का होता है, किस कौन सा प्रोफेशन होगा क्या होगा, उसके लिए हम 10th हाउस देखते हैं। बाकी बहुत सारे हाउस और प्लेनेट देखते हैं, लेकिन फिर भी 10th हाउस आपके करियर का होगा। ठीक। अब देखिए, 6th हाउस जो होता है वो ऑब्स्टेकल दिखाता है। 6th हाउस दिखाता है लगन से आपकी बीमारियां, आपका ऑब्स्टेकल। भाई लगन आपका 1st हाउस हो गया, वो आपकी हेल्थ है। 6th हाउस आपकी बीमारियों का है, डेली रूटीन का है। आप बीमार हो गए तो आपकी हेल्थ में ऑब्स्टेकल आ गया, लगन आपका ओवरऑल लाइफ है। 1st हाउस आपका ओवरऑल लाइफ है। तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आ गया, ब्रेक लग गया, आप कोई काम नहीं कर पा रहे। 6th हाउस आपके डेली रूटीन का, आपका डेली रूटीन बेकार। ठीक। तो वो सब 6th हाउस है। इसी तरीके से 8th हाउस दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन और अप्स एंड डाउन, सडन इवेंट्स कोई हो जाए। अब 8th हाउस पॉजिटिव भी हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा निगेटिव ही ट्रांसफॉर्मेशन हो, दोनों तरह से हो सकता है ना। तो 6th हाउस हो गया ब्रेक, 8th हाउस हो गया अप्स एंड डाउन का। वो बात लगी कि हाँ 8th हाउस प्रॉब्लम देता है, लेकिन लाइफ में जब भी कोई चेंज आएगा तो प्रॉब्लम तो आता ही है। तो ये लगन से 6th हाउस, 6th और 8th हाउस हो गए। इसीलिए आप देखिए 6th हाउस आपका एक्यूट डिजीज है, 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज है। क्यों? क्योंकि बीमारी जब भी आएगी तो 1st हाउस आपका हेल्थ है, वो उसको ही इम्पैक्ट डालेगी। अब केवल ऑब्स्टेकल लगन के लिए नहीं, ये तो 6th और 8th लगन के ऑब्स्टेकल है ना भाई, लगन आपका ओवरऑल हेल्थ है। 6th और 8th हाउस बता रहे हैं आपकी ओवरऑल लाइफ या आपकी हेल्थ में ऑब्स्टेकल आ रहा है या ब्रेक आ रहा है। या 6th हाउस आपके लगन की बीमारी बता रहा है, लगन आपका बॉडी या शरीर है। हर हाउस से 6th हाउस उसके लिए ऑब्स्टेकल का होता है, और हर हाउस से 8th हाउस उसके लिए अप्स एंड डाउन का होता है। तो जो आप लगन से 6th और 8th देखते हो, लगन आपके 1st हाउस के लिए वो 6th हाउस खराब है, या 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है आपके लगन के लिए, यानी 1st हाउस के लिए। 1st हाउस आपकी हेल्थ है, आपकी फिजिकल बॉडी, उसको रिप्रेजेंट करता है।
लेकिन आप इसी को अप्लाई करिए और चार्ट को रोटेट करिए तो हर हाउस से सिक्स हाउस उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है अगर वो एफ्लिक्शन में। तो सेवन्थ हाउस आपके मैरिज का हो गया, सेकंड हाउस सेवन से एट होता है। तो ओवरऑल सेकंड हाउस फैमिली का है, लेकिन अगर सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड हो तो वो सेवन से एट है, आपकी मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ट्वेल्थ हाउस मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन ट्वेल्थ हाउस सेवन से सिक्स है, अगर ट्वेल्थ हाउस एफ्लिक्शन में तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा, वो उसके लिए ऑब्स्टेकल का है। भाई सिक्स हाउस बीमारियों का है, आपके स्पाउस को हेल्थ इशू हो सकता है या और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट का होता है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़े, ये सब सिक्स हाउस है ना। तो ट्वेल्थ हाउस सेवन से सिक्स है, आपके मैरिज के कॉन्फ्लिक्ट। इसी तरीके से आपको करियर में चेंज देखना है ना। ठीक है, तो टेंथ हाउस करियर का है, टेंथ से सिक्स काउंट कीजिए, थर्ड हाउस आएगा। जो थर्ड हाउस होता है वो आपके करियर में ऑब्स्टेकल दिखाता है। अब थर्ड हाउस आपकी स्किल का है, भाई आपके पास स्किल है तो आपके आपको करियर में सपोर्ट करेगी। ऐसा टाइम आ गया कि आपके पास स्किल नहीं है, आपने मेहनत करना बंद कर दिया, थर्ड हाउस आपके हाथों का है, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, आपका करियर खराब हो जाएगा। तो थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर में, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं उसको टाइम करने। टेंथ से अगर एट्थ हाउस काउंट करेंगे तो फिफ्थ हाउस आएगा। ठीक, फिफ्थ हाउस ऐसे तो आपको प्रमोशन दे सकता है, पोजीशन दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन टेंथ से एट्थ है वो। टेंथ हाउस आपको करियर और जॉब या करियर में चेंज देगा। अब चेंज दो तरीके का होता है, भाई आपका प्रमोशन हुआ, पॉजिटिव हुआ ना, तो भी चेंज होगा, चेंज आ ही जाता है, निगेटिव भी हो सकता है। थर्ड हाउस वाला चेंज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देता है, बट अगर थर्ड हाउस भी सपोर्ट कर रहा हो तो आपको फेम भी दे सकता है, ये भी समझ लीजिए। तो ओवरऑल खेल वही है कि वो हाउस लॉर्ड अगर एफ्लिक्शन में है तब वो चेंज निगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस आपको पॉजिटिव चेंज देता है, बट एफ्लिक्शन में है, सब कुछ है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो थर्ड और फिफ्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है आपको करियर में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं तो उसको देखने के लिए। अभी इसमें एक और ट्विस्ट है। थर्ड और फिफ्थ हाउस तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी एक हाउस है, लगन से जो एट्थ हाउस होता है वो ओवरऑल चेंज दिखाता है लाइफ। ठीक, और जो लगन से एट्थ हाउस होता है वो टेंथ से इलेवेंथ है। टेंथ हाउस से आप काउंट करेंगे तो एट्थ हाउस जो होता है वो आपका इलेवेंथ पड़ेगा। ठीक, तो ये देखिए, ये जो इलेवेंथ हाउस होता है लगन से, वो आपका दिखाता है लाभ, आपको गेन्स होंगे कि नहीं। वही इलेवेंथ हाउस पनिशमेंट का भी होता है, ये भी समझ लीजिए। स्पेशली जो लिविंग सिग्निफिकेशन होते हैं उनके लिए इलेवेंथ हाउस अच्छा नहीं होता। तो हर हाउस से इलेवेंथ हाउस उसके लाभ का भी है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी होता है। तो अगर आपके चार्ट में करियर में ब्रेक और अप्स एंड डाउन के योग हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एट्थ हाउस है। जब जब एट्थ हाउस एक्टिव होगा ना, आपको करियर में प्रॉब्लम जरूर देगा, ब्रेक कर देगा, जॉब चेंज हो जाएगा, नहीं भी कुछ करेगा तो एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंजाइटी तो दे ही देगा अगर नहीं भी चेंज। तो जब भी आपको जॉब लॉस या करियर में लॉस या ब्रेक टाइम करना है ना, हमेशा देखिए जब जब सैटर्न और जुपिटर एट्थ हाउस या एट्थ लॉर्ड को एक्टिव कर रहे हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके करियर में अप्स एंड डाउन चेंज है या ब्रेक आने।
सैटर्न और जुपिटर दोनों करेंगे ट्रांजिट में, तभी ऐसा होगा, अकेले नहीं होगा। ट्रांजिट तो देखना सबको आता है ना, ऐसा कोई तो नहीं इसको नहीं पता कि अब ट्रांजिट कैसे देखते हैं। कोई हो तो हैंड रेस कर दीजिए। हाँ हाँ, कर लीजिए जिसका जिसका। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मुझे नहीं आता ये ट्रांजिट कैसे देखते हैं। ए, इसको नहीं आता भाई, इतने लोग हैं। नसीम जी आपको भी नहीं आता, मुझे लगता है आप इतने सारी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर चलिए, इतने लोग हैं ना, 8-10 लोग। 10 हो गए, ठीक चलिए, मतलब ज्यादा तो लोगों को आता ही। चलिए बता देंगे, ठीक। तो जब जब आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न और जुपिटर 8th हाउस या 8th लॉर्ड को एक्टिव कर रहे होंगे, करियर में चेंज है, ब्रेक है, अप्स एंड डाउन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है। आप कभी भी देखिएगा, जब आपका जॉब गया है या बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी, तो जो है 8th हाउस 8th लॉर्ड जरूर एक्टिव रहा या ब्रेक हो। ठीक। ट्रांजिट कुछ नहीं होता, ट्रांजिट सिर्फ करंट का चार्ट होता है, जो करंट की पोजीशन होती है किसी प्लेनेट की, उसको ट्रांजिट कहते हैं। जैसे एक आपका बर्थ चार्ट हो गया, ठीक, वो तो फिक्स है। बार चार्ट के अलावा अभी आप देखेंगे, आप रोज सुन ही रहे होंगे यूट्यूब में कि अभी 2025 आ गया, सब लोग वीडियो बना रहे हैं। सैटर्न पाइसिस में जा रहा है तो मार्च में, जुपिटर आपका जेमिनाई में जा रहा है, वही ट्रांजिट होता है जो आप सुनते हैं, ठीक है। तो करंट का जो पोजीशन होता है प्लेनेट का, उसको हम ट्रांजिट कहते हैं, ठीक। सैटर्न हो जुपिटर हो, तो सैटर्न 2.5 ईयर में राशि चेंज करते हैं, जुपिटर 1 साल में चेंज करते हैं। तो लास्ट 2.5 ईयर से शनिदेव एक्वेरियस में थे, ठीक है। अभी जब मार्च आएगा 29 या 30 मार्च के आसपास, तब वो पाइसिस में चले जाएंगे, ठीक है। वो पाइसिस में ही रहेंगे अगले 2.5 ईयर। इसी तरीके से जुपिटर 1 साल में राशि चेंज करते हैं। तो लास्ट 1 ईयर से वो टॉरस में है, जब मई का मंथ आएगा अभी 2025 में, तब 1 साल पूरा हो जाएगा, तब वो जेमिनाई में चले जाएंगे, ठीक। इस तरीके से ट्रांजिट होता है। तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ये देखना है कि सैटर्न किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है। आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, सब आदमी वीडियो बना रहे होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या गूगल करके देख लीजिए। गूगल कर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ नेक्स्ट ईयर सैटर्न किस राशि में होने वाला है, जुपिटर किस राशि में होने वाला है। जैसे मैं अभी आपको करंट ईयर का बता रहा हूँ कि मार्च में 2025 में सैटर्न पाइसिस में चला जाएगा, जुपिटर जो है मई में जो है चला जाएगा आपका जेमिनाई। आपको बहुत लंबा ट्रांजिट देखना है, गूगल कर लीजिए, वैसे ही पता चल जाएगा। नहीं तो मान लेते हैं जब का आपको देखना है, ठीक है, आप 10 साल बाद का देखना, 10 साल बाद का रैंडम कोई मंथ का चार्ट बना लीजिए। आपको वहां की प्लेनेटरी पोजीशन से पता चल जाएगा सैटर्न किस राशि में आज से 10 साल बाद, जुपिटर किस राशि में। मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी मार्च में आपको पता चल गया कि 2025 में सैटर्न पाइसिस में जाएगा, तो 2.5 ईयर बाद चेंज होता है, तो 2.5 ईयर बाद एरीज में जाएगा, 2.5 ईयर बाद टॉरस में जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल। तो 5 साल बाद एरीज में चला जाएगा आज से, 7.5 ईयर बाद जो है टॉरस में चला जाएगा, इस तरीके से। इसी तरीके से आप जुपिटर का कैलकुलेट कर सकते हैं, जुपिटर हर 1 साल में राशि चेंज करते हैं। अभी मई में जो है वो जेमिनाई में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 ईयर बाद कैंसर में, फिर नेक्स्ट 1 ईयर बाद आपका जो है क्या बोलते हैं, लियो में, फिर वर्गो में। इस तरीके से एक एक साल में उनका आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इस साल थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि वैसे तो 1 साल में ही जुपिटर राशि चेंज करते हैं, बट अभी इस ईयर में क्या होगा, 2025 में इनका मोशन जो है नॉर्मल से फास्ट मोशन होगा, तो 1 साल में 2 राशियां कवर कर लेंगे। लेकिन वो एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, कई सालों में, ठीक। वो प्लेनेट के 8 टाइप्स के मोशन होते हैं, इसमें रेट्रोग्रेड मोशन है आपका, एक्सीलरेटेड मोशन, वो सब होता है, ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्शनल है, नॉर्मल नहीं होते, कभी कभी होता है। नॉर्मल जो होगा वो यही होगा, सैटर्न 2.5 ईयर में राशि चेंज कर रहे हैं, जुपिटर जो है आपका एक एक साल में, ठीक। हर 1 साल में जुपिटर जो है राशि चेंज करता है। तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको एक बार पता चल जाए, ठीक। तो अब आपको देखना सिर्फ यही होता है कि वो किस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो राशि आपके चार्ट में कहाँ आ रही है, वहां पे उनको मार्क कर लीजिए, वहां से देखिए किस किस हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। जिस हाउस में
वो राशि आएगी वो हाउस एक्टिव हो जाएगा, और जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी वो हाउस एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा। कि जब आप चार्ट बनाएंगे ना किसी सॉफ्टवेयर में, तो आप जब भी बर्थ चार्ट बनाएंगे तो आपको आपका लगन चार्ट आएगा। लगन चार्ट है, जैसे एस्ट्रोसेज में देखिए नौमांश है, फिर मून चार्ट है। जब भी क्लाइंट आए, चलित चार्ट है, ये प्लेनेट का टेबल है। उसमें आप जाएंगे ना जब स्लाइड करते हुए, तो आपको ये अष्टक का टेबल मिलेगा, कारकांश चार्ट मिलेगा, स्वांश चार्ट मिलेगा, फिर ये ट्रांजिट चार्ट मिल जाएगा। ठीक, ये देखिए इसी को ट्रांजिट कहते हैं। लेकिन जब आपके पास क्लाइंट आता है, जब भी आप चार्ट बनाएंगे, जब बार बार उसका, ठीक है, उसमें जो ट्रांजिट चार्ट आता है वो करंट का चार्ट होता है, उस दिन का। जैसे ये जिस दिन आए होंगे, तो आप देखिए उस दिन जुपिटर जो है एरीज में था, और सैटर्न जो एक्वेरियस में था। ये इनका बर्थ चार्ट नहीं है, उस दिन का चार्ट है। मान लेते हैं अगर आज आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए, तो मैं अपना चार्ट आपका बनाऊंगा, तो एक तो आपका बर्थ चार्ट हो जाएगा जो ऊपर अभी था, लगन चार्ट, नौमांश चार्ट, मून चार्ट। लेकिन आज का जो ट्रांजिट चार्ट है वो भी उसमें दिया रहता है, ऊपर लिखा रहता है ट्रांजिट चार्ट। तो उसमें ये जो पोजीशन होती है वो बताती है कि आज की प्लेनेटरी पोजीशन क्या है। इसी तरीके से मान लेते हैं आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद का इवेंट देखना है, तो आपको उस समय का जो प्लेनेटरी पोजीशन होगा उसको हम ट्रांजिट कहते हैं। तो उसका आपके बर्थ चार्ट से लेना देना नहीं, बर्थ चार्ट वाली पोजीशन फिक्स है। जैसे जब ये आए होंगे तब सैटर्न एक्वेरियस में था। आज अगर ये मेरे पास आएंगे और मैं चार्ट इनका बनाऊंगा, तो उसमें जो ट्रांजिट चार्ट आएगा सॉफ्टवेयर में बना होगा, उस समय सैटर्न जो है पाइसीज में जाने वाला है मार्च में, 2-3 महीने बाद। ठीक। तो अगर मान लेते हैं आपको जो उसी समय का कोई इवेंट देखना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप बर्थ चार्ट बनाएंगे, उसमें ऑलरेडी ट्रांजिट चार्ट बना हुआ आ जाता है। वहां से देख लीजिए सैटर्न किस राशि में, जुपिटर किस राशि में है, या बाकी प्लेनेट किस राशि में। लेकिन मान लेते हैं आपको 2, 4, 5 साल बाद का देखना है, तो आप वहीं से कैलकुलेट कर लीजिए सैटर्न 5 साल बाद किस राशि में होगा। आप गूगल कर लीजिए या रैंडम चार्ट बना के देख लीजिए, मैन्युअली कैलकुलेट कर लीजिए कि अभी सैटर्न एक्वेरियस में है, तो 2.5 ईयर बाद पाइसीज में होगा, नेक्स्ट 2.5 ईयर बाद एरीज में चला जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। जुपिटर एक एक साल में चेंज करता है, इसी तरीके से जुपिटर का कैलकुलेट कर लीजिए। अब वहां से फिर आपको ये देखनी है कि किस राशि में गए, बाकी कुछ नहीं करना है। वो राशि फिर आपके चार्ट में कहाँ आ रही, वहां से उनका इन्फ्लुएंस देखिए, मार्क करके। जैसे यहाँ देखिए यही ट्रांजिट चार्ट है। अब देखिए इनके बर्थ चार्ट में ये हो गया, मैंने आप देखिए मार्क किया, ये इनका बर्थ चार्ट है, बगल में वही ट्रांजिट चार्ट मैंने लगा दिया, ठीक है। और हमको करना कुछ नहीं। ये देखिए सैटर्न एक्वेरियस में था, जुपिटर एरीज में था। ये यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट चार्ट में देखिए वहीं पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे ग्रीन कलर से एरीज में जुपिटर लिखा हुआ है, एक्वेरियस में सैटर्न। तो ये जो सैटर्न और जुपिटर लिखे हैं, ट्रांजिट के सैटर्न और जुपिटर, इनके बर्थ चार्ट के नहीं। बर्थ चार्ट का सैटर्न आप देख रहे होंगे 8th हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, कैंसर में। ठीक है। ये जुपिटर जो एरीज वाला है, ग्रीन कलर से जो मार्क किया हुआ, रेड कलर से जो सैटर्न एक्वेरियस में लिखा है, ये ट्रांजिट वाला सेट जुपिटर और सैटर्न है, जो बगल ट्रांजिट चार्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इनको मार्क कर लिया, और अब यहाँ से देखना है कि आपके चार्ट में किस किस हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। तो सैटर्न एक्वेरियस में है 9th हाउस में, तो 9th हाउस एक्टिव हो गया। सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं, 3rd हाउस को देखते हैं, 7th हाउस को देखते हैं, 10th हाउस को देखते हैं। तो सैटर्न की तीसरी दृष्टि जो है एरीज पे पड़ेगी, तो 11th हाउस एक्टिव हो गया। सैटर्न की 7वीं दृष्टि जो है लियो पे पड़ रही है, 3rd हाउस एक्टिव हो गया। सैटर्न की 10वीं दृष्टि जो है 6th हाउस पे पड़ रही है, जहां स्कॉर्पियो, तो 6th हाउस को एक्टिव कर दिया। इसी तरीके से जुपिटर को देखिए, जुपिटर एरीज में है, तो 11th हाउस में एरीज है, 11th हाउस एक्टिव हो गया। जुपिटर की भी 3 दृष्टियां होती हैं, जहां बैठते हैं वहां से 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस को देखते हैं। तो यहाँ से जुपिटर की 5वीं दृष्टि पड़ेगी लियो पे, तो 3rd हाउस एक्टिव हो जाएगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी लिब्रा पे, तो 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा। 9th दृष्टि इनकी पड़ेगी सेजिटेरियस पे, जो 7th हाउस में है, तो 7th हाउस एक्टिव हो गया।
इस तरीके से सैटर्न और जुपिटर दोनों ने अलग अलग हाउस को एक्टिव किए हुए हैं। लेकिन जब भी इवेंट होगा आपकी लाइफ में ना, तो जिस हाउस और प्लेनेट को ये दोनों एक साथ एक्टिव कर रहे होंगे, इवेंट उसी उसी हाउस का होगा या उससे रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में सैटर्न ने तीसरी दृष्टि डाली है 11th हाउस एरीज पे, तो 11th हाउस एक्टिव हो गया। ठीक। जुपिटर वहीं बैठा हुआ ट्रांजिट कर रहा है एरीज में, तो उसने भी 11th हाउस को एक्टिव कर रखा है, तो 11th हाउस को दोनों ने एक्टिव कर रखा है। इसीलिए 11th हाउस के इवेंट प्रोमिनेंट होंगे। दूसरा, सैटर्न की सातवीं दृष्टि पड़ रही है थर्ड हाउस और लियो पे, तो उसने थर्ड हाउस को एक्टिव किया हुआ है। जुपिटर की पांचवी दृष्टि पड़ रही है थर्ड हाउस और लियो पे, तो उसने भी एक्टिव किया हुआ है। तो थर्ड हाउस को एक्टिव किया हुआ है दोनों ने मिलके, तो थर्ड हाउस के इवेंट। बाकी हाउस के इवेंट इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे। जैसे आप यहाँ देखिए फिफ्थ हाउस को जुपिटर ने अपनी सातवीं दृष्टि से एक्टिव किया हुआ है, पर सैटर्न ने नहीं किया हुआ है। इसी तरीके से सैटर्न ने अपनी 10वीं दृष्टि से सिक्स हाउस को एक्टिव किया हुआ है, पर जुपिटर ने नहीं किया हुआ है। ठीक। तो उसके इवेंट नहीं हो रहे। तो हाउस या हाउस लॉर्ड जरूर एक्टिव होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, सेट यहाँ पे एक और तरीका है, जुपिटर ने क्या किया हुआ है, एरीज में ट्रांजिट कर रहा है, वहीं वीनस बैठा हुआ, तो वीनस को भी एक्टिव कर दिया। तो वीनस फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। ठीक। जुपिटर ने वीनस को एक्टिव किया हुआ है। सैटर्न की भी तीसरी दृष्टि वीनस पे पड़ रही है, तो दोनों ने वीनस को भी एक्टिव किया हुआ है। तो वीनस जिस जिस हाउस का लॉर्ड होगा उसके भी इवेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है, सैटर्न और जुपिटर जिस भी साल जिस हाउस को एक्टिव करते हैं उसके ही इवेंट प्रोमिनेंट हो, अगर दशा वशा भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसी साल आप देखिए, सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है 2024 में, तो उसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है स्कॉर्पियो पे। जुपिटर टॉरस में गोचर कर रहा है मई के बाद से, उसकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है स्कॉर्पियो में। तो जहां भी आपके चार्ट में स्कॉर्पियो होगा, पूरे साल प्रोमिनेंट इवेंट उसी हाउस के हो रहे होंगे, बाकी हाउस के छोटे मोटे इवेंट होंगे, कोई बड़ा काम नहीं हुआ होगा। कहीं भी आप देख लीजिएगा कि जहां भी स्कॉर्पियो पड़ रहा होगा जिस हाउस में, उस हाउस के इवेंट हो रहे होंगे, और स्कॉर्पियो में जो प्लेनेट बैठा होगा उसके कारक तत्व और लॉर्डशिप देखे उसके इवेंट हो रहे होंगे। बाकी इवेंट नहीं होंगे इतने प्रोमिनेंट। बाकी लाइफ में डेली छोटे मोटे इवेंट चलते रहते हैं, बड़े प्रोमिनेंट इवेंट नहीं होंगे। पूरे साल आप देखिए 24। अब सबके चार्ट में स्कॉर्पियो अलग अलग हाउस में होगा, तो अलग अलग हाउस के इवेंट होंगे। किसी के में प्लेनेट होगा तो प्लेनेट भी एक्टिव हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं एक्टिव। इस तरीके से। ठीक। तो इसी तरीके से आपको ट्रांजिट देख। अब सेम यही रूल अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका एट्थ हाउस और एट्थ लॉर्ड जिस साल एक्टिव हो, ठीक है, तो करियर में अप्स एंड डाउन है, ब्रेक है, जॉब लॉस होने के प्रोमिनेंट चांस है। लॉस बड़ा होगा, लंबे समय तक चलेगा, नहीं मिली जॉब की छोटे समय तक चलेगा, ये अभी हमारा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ब्रेक या चेंज आता है। लगन से एट्थ हाउस की भी बात कर रहे हैं। लगन से एट्थ हाउस जब जब एक्टिव होगा सैटर्न और जुपिटर दोनों से, तब तक जॉब में चेंज ब्रेक या अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे, या करियर। जब भी किसी का जॉब लॉस करियर में ब्रेक टाइम करेंगे, मोस्टली आपको मिलेगा। एक मेथड ये, दूसरा एक ये है कि सैटर्न जब केतु के ऊपर ट्रांजिट करेगा तब भी बहुत प्रोमिनेंट चांस होते हैं। सैटर्न अगर केतु के ऊपर गोचर कर जाए या उस पर दृष्टि डाल दे, उस समय भी जॉब लॉस या करियर में ब्रेक होने का चांस है। उसमें आपको जुपिटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अकेले सैटर्न ही काफी है केतु में। केतु कहीं भी बैठा है उसके ऊपर जो है सैटर्न का गोचर हो जाए या दृष्टि पड़ जाए। तो एक आप देखिए, सैटर्न और जुपिटर जिस साल एट हाउस एट लॉर्ड को एक्टिव करेंगे, उस समय करियर में अप्स एंड डाउन है, ब्रेक होने के चांस रहते हैं। सबका होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनका भी हुआ होगा आप देखेंगे उनके चार्ट में ये काम करेगा। ठीक। या जब सैटर्न केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो।
तो सैटर्न और जुपिटर जब एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड को एक्टिव कर रहे हैं तब। दूसरा, सैटर्न जब केतु के ऊपर ट्रांजिट करे या केतु के ऊपर दृष्टि डाले तब। दोनों समय में आपके करियर में ब्रेक है, जॉब लॉस है, ये मिलेगा जब आप टाइम करेंगे। तो जब भी आप टाइमिंग कीजिए तो इसको चेक कीजिए। जैसे ये चार्ट देखिए आप, इसी ये लगन चार्ट है, बस साइड में जो है उस दिन का चार्ट है, उस मंथ के आसपास का जब इनका जॉब लॉस हुआ। तो आप देखेंगे सैटर्न एक्वेरियस में था उस समय और जुपिटर जो है एरीज में था। तो यहाँ पे आप देखिए बर्थ चार्ट में सैटर्न को एक्वेरियस में मार कर दिया, जुपिटर को एरीज में। ये ट्रांजिट का है। तो आप देखेंगे सैटर्न पहली बात तो केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था, वहीं पे बर्थ चार्ट का केतु बैठा हुआ है। तो वैसे ही एक कंडीशन फुलफिल हो गई, ये जॉब जानी थी। दूसरा आप देखेंगे ना, तो जुपिटर एरीज में ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर की पांचवी दृष्टि मार्स पे पड़ रही है, मार्स एट्थ लॉर्ड। सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, इसकी सातवीं दृष्टि मार्स पे पड़ रही है, मार्स एट्थ लॉर्ड। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। एक तो सैटर्न और जुपिटर ने एट्थ लॉर्ड को एक्टिव किया हुआ है, भाई एट्थ हाउस को एक्टिव कर दें या एट्थ लॉर्ड को। दूसरा, सैटर्न केतु को एक्टिव कर रहा है। इनका जॉब में लॉस हो गया उससे। ठीक है, इस तरीके से ही आपको देखना है। दोनों में से कोई कंडीशन हो, या तो सैटर्न केतु के ऊपर चला जाए तो भी वो कंडीशन है, या दूसरी कंडीशन है सैटर्न और जुपिटर दोनों एट्थ हाउस या एट्थ लॉर्ड को एक्टिव। अब यहाँ पे ये भी समझ जाइए, सैटर्न और जुपिटर कहा गया है कि एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड को एक्टिव करें। तो अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं सैटर्न ने एट्थ हाउस को किया उसी समय, जुपिटर ने एट्थ लॉर्ड को किया, तब भी हो जाएगा लॉस। या जुपिटर ने एट्थ हाउस को किया, सैटर्न ने एट्थ लॉर्ड को किया, मतलब एट्थ हाउस या एट्थ हाउस का लॉर्ड, दोनों में से किसी को भी सैटर्न और जुपिटर दोनों सारे एक्टिव जरूर कर रहे हैं उस समय पे, साइमल्टेनियसली इवेंट तभी होगा। अब किसी को भी कर दें, मान लेते हैं एक ने एट्थ हाउस को किया, दूसरे ने एट्थ लॉर्ड को किया, एक ने एट्थ लॉर्ड को किया, दूसरे ने एट्थ हाउस को किया, इस तरीके से। अभी लेंगे क्वेश्चन सब के, ठीक। अच्छा, क्या क्या है? कई बार है discuss, बताइए। हाँ बताइए। हेलो। हाँ सर, ये जो मतलब आपने ये जो कहा कि 8,000 जब एक्टिवेट होगा, तो ये सर ये हमेशा नेगेटिव ही होगा क्या? ये हमेशा नेगेटिव रहेगा? हमेशा क्यों नेगेटिव होगा भाई? अगर चार्ट में इस तरीके के योग होंगे तभी ना, सबके लिए थोड़ी होगा। हर आदमी जॉब भी थोड़ी कर रहा है। हाँ हाँ। नहीं, चेंज भी तो हो सकता है ना अभी, मतलब जॉब कि अगर कोई जॉब चेंज करना चाहे तो। अभी आते हैं ना, ठीक है, रुकिए। अच्छा। इसीलिए मैंने कहा ना कि बीच में या तो फिर क्वेश्चन पूछा ही मत कीजिए, नोट करते रहिए। ठीक। तो आप देखेंगे जॉब लॉस है, करियर में ब्रेक है, उस समय आपको प्रोमिनेंट मिले। अब लॉस कितना बड़ा होगा ये तो पहले उनके चार्ट में डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक। या ये भी कंडीशन होता है कई बार कि एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड एक्टिव हो रहा है, या सैटर्न ने केतु को एक्टिव कर रखा है, उसी के साथ साथ आपका टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड भी एक्टिव। दोनों एक साथ हो सकता है ना। तो हो सकता है जॉब जाएगी, दूसरी मिल जाएगी। कोई लंबा ब्रेक नहीं आया। अगर मान लेते हैं टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड नहीं एक्टिव है, तो जॉब चली गई, लंबा ब्रेक आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड के साथ साथ टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड भी एक्टिव हो रहा, आपने खुद ही छोड़ दिया, दूसरा पकड़ लिया, या आपकी जॉब गई उधर, दूसरी मिल गई, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से सैटर्न और जुपिटर जब थर्ड हाउस या थर्ड हाउस के लॉर्ड को एक्टिव करें तब भी करियर में अप्स एंड डाउन और ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। अब वहां पे कंडीशन ये थी कि थर्ड हाउस प्रॉब्लम तो देता ही। अगर वाकई थर्ड हाउस और उसका लॉर्ड बहुत एफ्लिक्शन में होगा तो वाकई ब्रेक दे सकता है। नहीं भी अगर एफ्लिक्शन में है तो ब्रेक तो नहीं देगा, बट थर्ड हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है या थर्ड हाउस जब एक्टिव होगा तो आप देखिए बहुत ज्यादा करियर में स्ट्रेस एंजाइटी तो बढ़ा ही देगा।
क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस स्किल का होता है। फिर उस समय आपको समझ में आएगा नहीं नहीं हमको सस्टेन करना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो उस टाइम आप कुछ नया सीखना शुरू कर देते हैं, कोई नई स्किल या कोई नया एजुकेशन, कोई नई कुछ भी। तो आपके ऊपर स्ट्रेस तो बढ़ जाएगा। अगर वो एफ्लिक्शन में तो मान लेते हैं ब्रेक आ गया, नहीं भी एफ्लिक्शन में है तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन तो हो जाएगा कि हाँ अगर ये काम नहीं किया, ये नहीं सीखा तो जॉब जा सकती है, करियर जा सकता है। तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस तो बढ़ा ही देगा वो, कि एक तरफ आप काम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सीख भी रहे हैं कुछ ना कुछ। इसलिए आप देखिए जैसे ही थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड एक्टिव होगा, आप कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू कर देते हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, प्रोफेशन के अलावा या कुछ भी। 8th हाउस 8th लॉर्ड जब एक्टिव होगा तब तो जॉब लॉस या ब्रेक दिखा ही रहा है, या केतु एक्टिव हो गया सैटर्न से। थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड जब भी एक्टिव होगा सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट से, आपको प्रॉब्लम देगा कहीं। ये ध्यान रखिए। अब वो थर्ड हाउस ब्रेक भी दे सकता है। बेसिकली थर्ड हाउस क्या करेगा, या ब्रेक दे देगा अगर एफ्लिक्शन में थर्ड हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड बहुत एफ्लिक्शन में, तो उसका ब्रेक दे दे। ठीक है। अदरवाइज नहीं भी होगा तो वर्कलोड स्ट्रेस तो बढ़ा देगा कि अब आप कुछ ना कुछ सीखिए तभी आप सस्टेन कर। क्या थर्ड हाउस बेसिकली क्या करता है ना, जैसे अभी रिसेंट में एक केस आया, बहुत साल से जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट में, सही था, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब था फॉरेन कंट्री में, 10-15 साल हो गए थे कम से कम। अभी एकदम से पता नहीं क्या हुआ, गवर्नमेंट सभी लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया, सॉरी उनकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा दिया, जबकि परमानेंट। तो थर्ड हाउस दिखाता है फ्रीलांसिंग का काम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस तरह का चेंज हो जाएगा। तो एक तरीके से आपके लिए लॉस ही हो गया ना, कहाँ परमानेंट काम कर रहे थे 15 सालों से, अब आपको लग रहा था कि 5-7 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, पेंशन मिलेगी, उनको था कि हाँ हमें पेंशन भी मिलेगी। तो उनका ये था कि इतने सालों में हमारी इतनी पेंशन बन गई, वहां पे इसी तरीके से रूल है यूएसए में, और हमारे 7-8 साल बचे कर लेंगे तो इतनी पेंशन हो जाएगी, तो लाइफ आराम से बीतेगी। अब एकदम से जब 7-8 साल बचे हैं रिटायरमेंट के, तो गवर्नमेंट ने सबको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वो कंपनी ने सबको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया। तो जो आदमी पहले से अगर फ्रीलांसिंग और वो कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो आदमी परमानेंट काम कर रहा है उसके लिए तो लॉस हो गया एक तरह से ना। तो उनका कहना था अभी मैं सोच रहा हूँ ये सीख लूँ, इसकी बड़ी डिमांड है। थर्ड हाउस है, जैसे ही थर्ड हाउस एक्टिव हुआ था उनको समझ में आया। तो अगर आप रेट करेंगे तो 8th हाउस वाकई ब्रेक देता है, 8th हाउस 8th लॉर्ड और केतु। थर्ड हाउस ऐसा नहीं डायरेक्टली आपको ब्रेक दे देगा, लेकिन आपकी जॉब नहीं भी जाए तो आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ा देगा कि हाँ आपको सीखना शुरू करिए, या आप काम कर रहे थे परमानेंट एकदम से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ गया, या ब्रेक हो गया काम में, उस तरीके से काम चल नहीं रहा है, वो ऑब्स्टेकल जरूर क्रिएट कर देगा जब जब थर्ड हाउस एक्टिव हुआ। लेकिन वाकई अगर आप मेहनत कीजिए ना, तो थर्ड हाउस का पॉजिटिव साइड है कि आपको फेम भी दे सकता है। चैलेंज तो आएगा, लेकिन आपने अगर मेहनत की कि हाँ आप कुछ सीख ही लेते हैं, तो वाकई आपको बड़ी ग्रोथ दे देगा। 8th हाउस 8th लॉर्ड और थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करियर में चेंज या टाइमिंग देखना। आप जब भी देखिएगा 8th हाउस 8th लॉर्ड एक्टिव हुआ या सैटर्न केतु को एक्टिव किया, अगर जॉब गया है तो उस टाइम पे जरूर ये चीजें एक्टिव रहेंगी। थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड एक्टिव होगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, फिर चैलेंजेस आए। इसी तरीके से जब जब फिफ्थ हाउस उतना निगेटिव नहीं होता, देखिए बेसिकली फिफ्थ हाउस तो आपको पॉजिटिव ही दिखाता है।
लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का चेंज होगा तो आप देखिएगा या तो फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड एक्टिव होगा। बट फिफ्थ हाउस वाला चेंज नेगेटिव नहीं होता, आपको प्रमोशन दे सकता है, अगर पॉजिटिव ही होगा प्रमोशन देगा, ग्रोथ देगा, आपका रोल चेंज हो गया। तो किसी भी चार्ट में आपको जॉब लॉस है, जॉब में चेंज है, करियर में चेंज दिख रहा है, तो यही तीन चीजें देखिए, एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड, या फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड। जिसमें से एट्थ हाउस और एट्थ लॉर्ड एक्टिव हो या सैटर्न केतु को एक्टिव कर दे तो लॉस या ब्रेक बड़ा दिखाता है। थर्ड और फिफ्थ इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, स्पेशली फिफ्थ तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। थर्ड का ये होता है कि वो ब्रेक दे भी सकता है अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है और थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड बहुत है फ्रिक्शन। अदरवाइज वो चैलेंजेस तो क्रिएट कर देगा, आपके काम में बाधा आ रही, काम पूरा नहीं हो रहा, थर्ड हाउस एफर्ट क्या, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगवा रहा है, अब कुछ नया सीखना पड़ रहा है सस्टेन करने के लिए, या आपकी हेल्थ खराब हो गई, आप लीव पे चले गए। थर्ड हाउस ऐसा भी कर सकता है कि आपकी हेल्थ खराब हो गई, आप लीव पे चले गए। जब जब आपने लीव ली होगी ना जॉब में, आप थर्ड हाउस में बैठे प्लेनेट या थर्ड लॉर्ड की वजह से ही लेंगे। कभी भी आप चेक कीजिए, मतलब बड़ा लीव इस तरीके से नहीं कि आप संडे की छुट्टी को उसमें काउंट कर रहे हैं। थर्ड हाउस में जो राशि बैठे, जो प्लेनेट आ जाए, आप देखिए जब भी लीव लिया होगा वहीं पे प्रॉब्लम आया होगा, हेल्थ इशू को लेके या उस एरिया की वजह से, तो आपने कहा लीव दे देते हैं। इस तरीके के ब्रेक दिखाता है थर्ड हाउस, परमानेंट ब्रेक भले ना दिखाए। बट याद रखिएगा सैटर्न और जुपिटर दोनों करेंगे तभी ऐसा होगा, अकेले नहीं होगा। अकेले वाली सिर्फ एक ही कंडीशन है, सैटर्न जब केतु को एक्टिव। तो जिसका भी जॉब गया है, जॉब लॉस हुआ है, जब भी होगा आप अपना चेक कर सकते हैं, या वैसे भी कोई चेंज आया तब यही चीजें एक्टिव रहेंगी। या आपने कोई बड़ा लीव लिया तो आप देखिए थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड एक्टिव था। उसका रीजन ये, सैटर्न जब एक्टिव करता है तो 2.5 साल का पीरियड दिखाता है, सैटर्न 2.5 साल तक मूव नहीं करेगा। लेकिन जुपिटर जब आ जाएगा वहां पे तो फिक्स कर देगा कि इसी ईयर में ये इवेंट होगा, इसलिए दोनों को लेना पड़ रहा है। भाई सैटर्न तो 2.5 साल तक दिखा रहा है, 2.5 साल तक एक ही चीज थोड़ी होती रहेगी। जब जुपिटर आएगा तब फिक्स हो जाएगा, हाँ इस साल में भी ये चीज हो जाएगी। और ट्रांजिट को देखने का यही एक स्टैंडर्ड रूल है, और इसमें कुछ है एक दो रूल है, लेकिन बेसिक रूल यही है कि सैटर्न और जुपिटर का ही ट्रांजिट आपको देखना होता है बड़े इवेंट, कोई भी बड़ा इवेंट हो। इसमें सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट में भी एक और एक्सेप्शनल रूल है जो आप देखेंगे नॉर्मली लोग उसको नहीं यूज करते हैं, या आप देखेंगे भी नहीं कि लोग इसको यूज कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो यही है, सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट आप देखिए। वो एक्सेप्शनल रूल जो है फिर कभी पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन नॉर्मली यही सबसे कॉमन मेथड है। तो अपने करियर में कोई भी चेंज आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, तो आप इनको ही देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी चीजें एक्टिव हो। जब आप एक्टिव हो तो आप हमेशा देखिए यही चीजें एक्टिव रहेंगी, लोगों को आप पहले भी वार्न कर सकते हैं। कई बार मैंने क्या देखा है कि एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड एक्टिव हो गया, जुपिटर या सैटर्न से, या सैटर्न ने केतु को एक्टिव कर दिया, उसी समय टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड भी एक्टिव है, दोनों चीज। तो जॉब भी नहीं की, जॉब में चेंज भी नहीं है, होता क्या कई बार, जैसे आजकल कंपनियों में क्या होने लगा, प्रोजेक्ट बेस पे रखते हैं, ठीक है, मतलब जॉब तो परमानेंट होती है, प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, ये प्रोजेक्ट मिला फिर ये खत्म हो गया, फिर दूसरा मिला, जब तक नहीं मिला तब तक आप बेंच पे बैठे।
तो मैंने देखा है उनका प्रोजेक्ट शुरू हुआ, प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है उस टाइम पे, या कोई प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, तब भी ये चीजें होती हैं। पर अगर टेंथ लॉर्ड नहीं एक्टिव है तो जॉब में ब्रेक या लॉस होने के बहुत इंपॉर्टेंट चांस रहते हैं। बट अगर एट्थ लॉर्ड या केतु एक्टिव है, उसके साथ टेंथ लॉर्ड भी एक्टिव हो रहा है, दोनों एक साथ एक्टिव हो रहा है, तो कई बार मैंने देखा एक प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, नया प्रोजेक्ट आने वाला है, नया प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट वाले चेंज इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। बट उस केस में मैंने वही कहा, टेंथ लॉर्ड एक्टिव होना चाहिए, तब आप देखेंगे कि हाँ प्रोजेक्ट में चेंज आ रहा है या प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, या एक जॉब गई और दूसरी मिल गई, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या कि एट्थ लॉर्ड एक्टिव है या केतु एक्टिव, तो जॉब चला गया, मिल नहीं रहा है। चलिए इसके बाद आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो लोग क्लास में थे, फ्री क्लास में अभी कुछ दिन पहले, कि हमने देखा था कि तिथि से आप देख सकते हैं जो भी क्लाइंट आया उसका क्या क्वेरी होने वाला है, आप प्रश्न कुंडली बना के तुरंत। इसी तरह से एक और मेथड है कि मान लेते हैं आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आपने उससे पूछा नहीं, आपको ये जानना है कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकता है या क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो सकता है। आप उस समय करंट का चार्ट बनाइए, ठीक है, मून का पोजीशन दीजिए और मून की डिग्री देख लीजिए, पूरे चार्ट में मून की डिग्री के आसपास जो भी प्लेनेट होगा, 3 डिग्री प्लस या माइनस, प्रॉब्लम या क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेते हैं आपके पास कोई आया कंसल्टेशन के लिए, आपने चार्ट बनाया, मून आप उस चार्ट में लगन में बैठा है, ट्रस्ट ओनली की बात करें, और 10 डिग्री का मून है, पूरे चार्ट में जो भी प्लेनेट 10 डिग्री से +- 3 डिग्री आसपास होंगे, कहीं भी बैठे हो किसी भी हाउस में, ठीक है। मैं आपको, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें हाउस का राशि का कोई बाउंडेशन नहीं है, बाद में आप फिर अभी पूछे अच्छा वो उसी हाउस में होना चाहिए, 10th हाउस में होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत ही इजी है कि मून आपका कहीं भी बैठा हो, मून का डिग्री देखिए उस प्रश्न कुंडली में, और उसकी डिग्री के आसपास पूरे चार्ट में कहीं भी कोई प्लेनेट है, नेपच्यून और प्लूटो को छोड़ के, जिसको हम नहीं कंसीडर करते, ठीक है, बाकी कोई भी प्लेनेट उसकी डिग्री के आसपास है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, कुछ भी है, 3 डिग्री प्लस या माइनस, क्वेश्चन उसके कारक तत्वों से या उसकी लॉर्डशिप से ही रिलेटेड होगा। जैसे मान लेते हैं मून अभी बनाया आपने चार्ट, सेकंड हाउस में है 10 डिग्री का, वीनस बैठा है 10th हाउस में 12 डिग्री का, तो वीनस मून के क्लोज हो गया, 3 डिग्री में आ गया भाई, 10 डिग्री का मून है, 12 डिग्री का वीनस हो गया, तो जो भी नेटिव आएगा उसका क्वेरी जो है वीनस से ही रिलेटेड, वीनस रिलेशनशिप है, पैसा है, या वीनस जिस हाउस का लॉर्ड होगा उससे रिलेटेड, इस तरीके से कभी भी कोई क्लाइंट आए आप उसको देखिए। और ये एक मेथड ये भी होता है चेक करने का कि वाकई इनका क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। अगर मान लेते हैं क्लाइंट आपसे कह रहा है कि नहीं हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, कुछ और पूछ रहा है, तो आप देखिएगा या तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, या वाकई वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, दिमाग में उनके कुछ और चल रहा है, पूछ कुछ और रहा है, या जो आपको दिख रहा होगा मून के डिग्री के क्लोज आसपास कोई ना कोई प्लेनेट, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक उनकी प्रॉब्लम से जरूर है, क्योंकि मून दिखाता है आपके थॉट को, सबकॉन्शियस माइंड को, उनके दिमाग में थॉट वही चल रहा हो, भले पूछ कुछ और रहा है। तो ऐसे केस में आप अगर वो कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर भी सही नहीं मिलेगा, क्योंकि दिमाग में तो चल कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है। तो इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और ये भी देख सकते हैं कि हाँ भाई इनका प्रॉब्लम क्या है, आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे देख के चाहो। जैसे भी आप करंट का चार्ट बनाइए ना इस समय का, तो अभी लियो लगन का चार्ट बनेगा, ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ।
अभी जैसे ये चार्ट देखिए, अभी ये करंट का चार्ट है इस समय का। ठीक। अब जब भी चार्ट बनाना होता है प्रश्न कुंडली, तो वो लोकेशन आपकी अपनी होनी चाहिए। मान लेते हैं आपके पास क्लाइंट आया है, ठीक है, उसका बर्थ चार्ट तो जो आप बनाएंगे तो बनाएंगे ही, ठीक। लेकिन जब प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो उसमें टाइम और लोकेशन उसी समय का लीजिएगा जब आप चार्ट बना रहे हैं। और आप लोकेशन अपनी यूज करते हैं, क्लाइंट की नहीं। तो जैसे ये मैंने अपनी लोकेशन का चार्ट बनाया, तो आप देखिए लियो लगन का चार्ट है, मून यहाँ 28 डिग्री पे, 10th हाउस में। ठीक। अब इसके आसपास कोई प्लेनेट दिख रहा है 3 डिग्री में, तो आप देखेंगे 3 डिग्री में केवल सन है, 27 डिग्री। यूरेनस 29 डिग्री का, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो नहीं लेना, ये बात बात सुन लीजिए। तो अभी भी जो लोग होंगे उनके दिमाग में यही थॉट चल रहे होंगे, उनके क्वेश्चन है, उनकी प्रॉब्लम, उनका थॉट इनसे ही रिलेटेड होगा, सन से रिलेटेड। सन किन चीजों का कारक है? फादर को लेके, फादर है, फादर की हेल्थ है, या फादर की लाइफ को लेके, या फादर के रिगार्डिंग। ठीक है। या सन आपके बॉस को रिप्रेजेंट करता है, आपके बॉस को लेके। ठीक। सन यहाँ पे लगन लॉर्ड है, अपने हेल्थ को लेके, हेल्थ का प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू चल रहा है किसी तरीके, उसको लेके क्वेश्चन। ठीक। अब देखिए, सन यहाँ 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस 10 से जो है 8th है। तो हो सकता है वर्क प्लेस पे, जॉब में बॉस को लेके कोई क्वेश्चन हो, बॉस से कोई प्रॉब्लम हो, उस तरीके का थॉट या क्वेश्चन हो। इस तरीके से आप देखेंगे उसका क्या प्रॉब्लम, या क्या क्वेश्चन उनके दिमाग में। प्रमोशन को लेके सोचता है, 5th हाउस प्रमोशन दिखाता है, पता नहीं प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस तरीके से होगा। तो ये तो खैर एक जनरल हुआ है, लेकिन पर्सनली जब आप देखेंगे इसी तरीके से रूट रीड करना है, मून की डिग्री के आसपास कौन सा प्लेनेट है, वो किस हाउस में बैठा है, और किस हाउस का लॉर्ड। अभी भी आप देखिए इस क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके वर्क प्लेस बहुत से इशू चल रहे हैं, या उसको लेके उनका क्वेश्चन होगा। 5th हाउस लव रिलेशनशिप का, लव रिलेशनशिप को लेके सन 5th हाउस में बैठा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, बच्चा होगा कि नहीं होगा, मेल चाइल्ड होगा, क्या होगा। सन लगन लॉर्ड अपने हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, या लगन लॉर्ड होके 5th हाउस में बैठा है बच्चे की हेल्थ को लेके। तो बहुत सारे लोग अभी भी आपको इस समय मिलेंगे क्लास में जिनके क्वेश्चन या जिनके थॉट इससे रिलेटेड होंगे। फादर को लेके, फादर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फादर से कोई ना कोई प्रॉब्लम, या फादर को लेके अच्छा बुरा जो भी। तो आपको इस क्लास में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हाँ, वो एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन, वो अलग बात है। अगर आप किसी पर्सनल उसके लिए बनाते तो आपको और क्लियर कट आंसर मिल जाता। क्या कह रहे हैं आप बताइए, गुलशन जी। तो मून को चेक कीजिए, मून की डिग्री के आसपास जो भी प्लेनेट होगा उससे आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या थॉट है। ठीक। आप कलेक्टिव लेवल में बनाएंगे ना, जैसे अभी हमने बनाया, तो भी आप चेक करेंगे तो बहुत सारे लोग जो क्लास में प्रेजेंट होंगे, उनका थॉट इसी तरीके का होगा, उनकी लाइफ में यही प्रॉब्लम, यही चीजें चल रही हैं। बस किसी के बच्चे को लेकर, किसी का हेल्थ को लेकर, किसी का करियर पे आपको मोस्टली मिलेगा ही। ट्रस्ट कुंडली कभी गलत ट्रस्ट कुंडली या चार्ट हो गया, वो कभी गलत आंसर नहीं देते। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले का क्वेश्चन कैसा है, आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं। जैसे एक बार एक क्लाइंट ने कंसल्टेशन लिया, उन्होंने अपना बर्थ डिटेल दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि पार्टनर का बर्थ डिटेल नहीं है जिनसे मैरिज करना। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। और उनको पता नहीं, शायद उनको अपना टाइम जो भी था, ठीक है। तो मैंने प्रेस नोट बनाई और उनका कंसल्टेशन हो गया। ठीक है, तो जब कंसल्टेशन हो गया तो उन्होंने कहा नहीं आप सही कह रहे हैं, जो भी प्रोडिक्शन मैंने दी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब कंसल्टेशन खत्म हो गया तो अगले दिन उनका मैसेज आता है, सर वो मैंने जो आपको अपना डिटेल दिया था उसमें टाइमिंग गलत हो गया था, मैंने गलत टाइम दे दिया। ठीक है, अपना बर्थ डिटेल जो दिया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा रीड कर देंगे। बट मैंने कहा लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो रीडिंग दे चुके हैं वैसे ही रहेगी,
क्योंकि रीडिंग मैंने प्रश्न कुंडली से की थी, उनके बार चार्ट से की नहीं थी। ठीक। तो मैंने प्रश्न कुंडली बना ली, उस समय का चार्ट था, उससे उनको रीड करके दे दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे? मैंने कहा आप देख लीजिए चाहे तो ट्राई करके। आपने कल गलत टाइम दिया था, आज सही टाइम पे आपका सही चार्ट बना के रीड कर लेंगे। लेकिन कंसल्टेशन जो हो चुकी है वैसे ही रहेगी, जो प्रिडिक्शन दे चुके हैं वो चेंज नहीं होने वाली। भाई अगर गलत होती तो उस समय आप कैसे एक्सेप्ट करते कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ? तो उसका क्या मतलब? तो प्रश्न कुंडली बहुत जल्दी गलत नहीं होती, या प्रश्न के आप जो भी मेथड लगाइए वो हमेशा सही आंसर देते हैं। और सामने वाले का क्या डिजायर और आप किस तरीके से उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसको आप लोग अप्लाई कीजिए, आपको हेल्प करेगा, आपको बार बार क्लाइंट से नहीं पूछना पड़ेगा। दूसरा क्लाइंट आपको कुछ भी बताए आपके लिए आसान हो जाता है बिना उससे समझना, और उसके लिए आपके लिए ये भी आसान हो जाता है कि अगर आप उसको उसकी प्रॉब्लम अपने आप ही बता दें तो उसको भी लगता है कि हाँ चलिए अच्छा है पहले से बता दिया तो हमको बताना नहीं पड़ा। तो आप उनके ऊपर एक इंप्रेशन भी दिखा सकते हैं, दोनों ही चीज़। ठीक। चलिए एक चीज़, 10 डेज का कंप्लीट कोर्स आ रहा है डेस्टिनी स्टार पे, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर, कि आप अलग अलग इवेंट्स को टाइम कैसे करें। जिसमें हम लोग अलग 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 स्नैपशॉट मेथड, दशा, ट्रांजिट सभी का यूज करेंगे। और ये क्लासेस जो है 3 फरवरी से स्टार्ट होगा, और 6:30 PM से 8 PM के बीच में क्लास होगा। क्लास वीक में 5 डेज होगा, मंडे से फ्राइडे। और टोटल 10 डेज का क्लास होगा। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF सब कुछ मिलेगा। जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 9,999। बट एज यूजुअली हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो आप पेमेंट करने से पहले हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए। आपको डिस्काउंट ऑफर या डिस्काउंटेड प्राइस का इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगा। या हमारे नंबर 9990369555 जो इस पोस्टर में भी दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स का इंक्वायरी कर सकते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तभी पेमेंट कीजिएगा। इसका जो कंटेंट है उसमें हम लोग सभी इवेंट को टाइम करना सीखेंगे, चाहे मैरिज का टाइम हो, चाहे डाइवोर्स का टाइम है, चाइल्ड बर्थ का टाइम है, सेपरेशन का टाइम है, जॉब लगने का टाइम है, जॉब लॉस है, जॉब में ब्रेक है, करियर में प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, डिमोशन है, प्रॉपर्टी परचेज, प्रॉपर्टी सेल, और फाइनेंशियल गेन, एक्सीडेंट, फॉरेन ट्रेवल, वीजा कब मिलेगा, इसको कैसे टाइम करना। ये सारी चीजें हम अलग अलग इवेंट, गाड़ियों का, गाड़ी खरीदना है, व्हीकल परचेज का टाइम, और लाइफ में बड़े अपॉर्चुनिटीज और बड़े चेंजेस कब आते हैं, लाइफ में बड़ा अप्स एंड डाउन कब आता है, पॉजिटिव टाइम पीरियड कब होगा, ये सारा हम टाइम करना सीखेंगे। इसमें बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड हम यूज करेंगे, ट्रांजिट यूज करेंगे, और दशांतर दशा का यूज करेंगे। सैटर्न का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट, सन, मून, इन सब का ट्रांजिट यूज करके हम इवेंट का ईयर है, मंथ है और वीक तक निकालना सीखेंगे। प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड हो जाए ट्रांजिट में, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इन सब का क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। भाग्योदय को कैसे टाइम करना है, राहु केतु का ट्रांजिट किस तरीके से रिजल्ट देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगी, या गुरु या टीचर कब मिलेंगे, ये सारे इवेंट हम टाइम करना सीखेंगे। देखिए दशा महादशा से टाइम करना वो एक्यूरेट होता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपके पास अलग अलग स्नैपशॉट मेथड है, तो आप आसानी से किसी भी इवेंट को टाइम करके स्नैपशॉट तरीके से आप उसके ईयर तक पहुंच सकते हैं। फिर आराम से आप वहां पे दशा अंतरदशा मैच करके और ट्रांजिट लगा के कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल दशा को फॉलो कीजिए तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए आपके पास अलग अलग स्नैपशॉट मेथड होने चाहिए। तो बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड हम देखेंगे, हम उनसे कैसे आप बस विद इन ए सेकेंड आप उस इवेंट के ईयर को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आप जो है वहां पे दशा लगा लीजिए, अगर दशा मैच कर रही तो समझ जाइए कि हाँ 100% ये इवेंट होगा। अगर दशा नहीं मैच कर रही तो फिर इग्नोर कर दीजिए। तो हम इसमें डिटेल में सीखेंगे। और एज यूजली ये डिटेल कोर्स होगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा टाइमिंग। और ये हमारा बैंक डिटेल है, और 9990369555 यही नंबर, जीपे, फोन पे, पेटीएम पे, इसी पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही व्हाट्सएप नंबर भी, यही कॉलिंग नंबर भी। कोई और इंक्वायरी करना है तो इसी पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, पेमेंट करने से पहले कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर लीजिएगा डिस्काउंट ऑफर के बारे में। हमारे यहाँ डिस्काउंटेड प्राइसेस अवेलेबल रहते हैं इसलिए। और जो लोग भी टाइमिंग सीखना चाहते हैं, चाहे प्रोफेशनली करना चाहते हैं या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सीख रहे हैं, सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ही मिलेगा, आपसे ज्वाइन कीजिए। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है आपको मजा आएगा। और टाइमिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी कोई आदमी आपके पास क्लाइंट आता है वो यही पूछता है काम होगा कि नहीं होगा, और उसका टाइम बता दीजिए। इसके अलावा उसका दूसरा क्वेश्चन नहीं होता है।